नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री लेविस कोजर के बारे में। ये एक जर्मन अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 1913 और मृत्यु 2003 में हुई थी। इनके फेमस बुक की अगर हम बात करें तो वो थी द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 1956 में आई थी। और इस बुक में इन्होंने बताया था कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, सामाजिक संघर्ष है, उसका क्या कार्य है, वो किस प्रकार समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है। मीन्स अगर किसी सोसाइटी को डेवलप करना है या आगे बढ़ना है या वहाँ पे कुछ क्रिएटिव करना है, तो वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट का भी एक फंक्शन है, वो भी एक उपयोगी व्यवहार है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। बट उसके लिए हमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट को समझना होगा। मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको बैलेंस तरीके से डील करना होगा, उसको मैनेज करना होगा। इनका मानना था कि जो संघर्ष होता है वो एक फंक्शनल एलिमेंट होता है सोसाइटी का। मीन्स प्रकार्यवादी तत्व। अर्थात अगर समाज में संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा, वो भी कुछ कार्य कर रहा है, उसका भी कुछ एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है सोसाइटी में, जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहती है। और साथ ही इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के भी दो टाइप बताए हैं। और अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्फ्लिक्ट सोर्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन होता है, मतलब समाज की जो एकता है उसको बनाने का जो स्रोत है वो क्या है, संघर्ष। तो इनकी फेमस कोटेशन, इनकी फेमस बुक और इनके विचार, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लेविस कोजर संघर्ष को कैसे देखते हैं, इन्हें हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेविस कोजर संघर्ष क्या चीज़ है। तो लेविस कोजर का मानना था कि कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष केवल नकारात्मक या अस्थिरता पैदा करने वाला नहीं होता है। मतलब अगर आप सोसाइटी में कहीं लड़ाई झगड़े, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व और संघर्ष देख रहे हो तो वो केवल और केवल नकारात्मक है या वो समाज में अस्थिरता पैदा करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो समाज के लिए कभी कभी किसी किसी जगह पे उपयोगी भी हो सकता है। मतलब संघर्ष का भी एक फंक्शन होता है, वो भी फंक्शनल है। जिस प्रकार सोसाइटी में सारी चीज़ें किसी न किसी रीज़न से हैं और उनका कोई ना कोई फंक्शन है, वो किसी न किसी तरह समाज की व्यवस्था को बनाए रखती हैं, जैसा कि प्रकार्यवादी मानते हैं, ठीक उसी तरह लेविस कोजर का मानना है कि संघर्ष जो है वो भी समाज की व्यवस्था को, एकता को, नवाचार को, वहाँ के प्रबंधन को, सॉलिडेरिटी को बनाए रखता है। अकॉर्डिंग टू लेविस कोजर संघर्ष एक सामान्य और आवश्यक प्रक्रिया है। मीन्स अगर सोसाइटी में, अगर समाज में आपको संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कोई अलग सी चीज़ है या वो निगेटिव है सोसाइटी के लिए, वो समाज का माहौल बिगाड़ रही है, वो वहाँ पे अस्थिरता पैदा कर रही है, नहीं। संघर्ष भी समाज में अन्य प्रक्रियाओं की तरह एक सामान्य प्रक्रिया है और साथ ही साथ ये समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में भी कार्य कर सकती है। अगर आप बात करो पारंपरिक प्रकार्यवादियों की सोच के बारे में, यानी फंक्शनलिस्ट अप्रोच की, जैसे कि टॉलकिट पार्सन्स रहे हैं, तो उनकी मान्यता क्या थी कि समाज तभी स्थिर रहता है जब वह एकजुट हो, वहाँ पे हार्मनी हो, वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ एकता से रहते हों। और अगर समाज में लोग एक साथ नहीं हैं, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थिरता नहीं होगी, वो समाज अस्थिर हो जाएगा, अराजक तत्व वहाँ के माहौल को बिगाड़ेंगे। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के सपोर्टर्स, जिसमें कि टॉलकिट पार्सन्स भी हैं, उनकी मान्यता क्या थी कि जब एकजुट होकर रहेंगे तो समाज स्थिर रहेगा। और कोजर ने इसका विरोध करते हुए क्या बोला है कि समाज में संघर्ष स्वाभाविक और आवश्यक होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब संघर्ष को सही तरीके से अगर संभाला जाए तो वो समाज को बदलने, सुधारने और संगठित करने में मदद करता है, ना कि वो वहाँ की स्थिरता को बिगाड़ता है। पार्सन्स क्या मानते हैं कि समाज के लोग जब एकजुट रहेंगे तो वो समाज स्थिर होगा। और कोजर मानते हैं कि संघर्ष अगर होता है समाज में तो भी वो समाज को संगठित करने में मदद करता है या उसको सुधारने में मदद करता है या उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एकजुट रहेंगे तभी समाज स्थिर होगा। अगर समाज में कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिल रही है, प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है, तो भी वो समाज को संगठित कर सकती है। बट कंडीशन क्या है कि संघर्ष जब कंट्रोल्ड मैनर में रहे,
मतलब जब नियंत्रित होगा तो वह नवाचार और रचनात्मकता का स्रोत बन सकता है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट तो फिर ये चीज़ें नहीं हो सकती। बट हाँ, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में जो है उसको मैनेज कर लो, उसको डील कर लो, सही तरीके से कंट्रोल कर लो, तो आपकी सोसाइटी जो है या आपका जो समाज है या समाज के जो लोग हैं वो कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे या कुछ नया कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संघर्ष के प्रकार के बारे में। कोजर ने दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं। पहला है यथार्थवादी संघर्ष, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, जिसे आप वास्तविक संघर्ष भी बोल सकते हो। सेकंड है अयथार्थवादी संघर्ष या नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात अवास्तविक संघर्ष। यथार्थ मतलब वास्तविक और अयथार्थ मतलब अवास्तविक। तो कहीं कहीं पे आपको वास्तविक लिखा हुआ दिख सकता है, कहीं पे यथार्थवादी दिख सकता है, तो मतलब ये दोनों ही नाम कॉमन है। अब अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट के टाइप की, यथार्थवादी कॉन्फ्लिक्ट में, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये रियल होता है। ये जो संघर्ष होता है ये स्पष्ट उद्देश्य के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरी बढ़ाने के लिए लोग जब आंदोलन करते हैं या धरने पे बैठ जाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष या कोई विरोध या कोई आंदोलन जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, स्पष्ट उसके उद्देश्य होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वो कहलाता है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वास्तविक संघर्ष। और जब हम बात करते हैं अवास्तविक संघर्ष की यानी नॉन रियलिस्टिक संघर्ष की, तो ये उद्देश्य रहित होता है और इसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इमोशंस, मतलब भावनात्मक या सांकेतिक होता है, जहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं होता है, बस वो होता है। अंदर ही अंदर लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रख लेते हैं, जैसे कि जातीय द्वेष, जातिगत भेदभाव आप देखते हो, या धार्मिक घृणा, मतलब रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे से लड़ लें या जाति के नाम पे लड़ लें। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है कि हमें इस चीज़ की चाहत है या ये मेरे मांग पूरी होनी चाहिए, बट वो आपसी जो होते हैं मन में द्वेष या द्वंद्व या घृणा, वो सारी हावी होती है, तब आपका नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। तो कोजर के अकॉर्डिंग संघर्ष के दो टाइप हैं, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात कर लेते हैं संघर्ष और स्ट्रक्चर के बारे में। सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो और कॉन्फ्लिक्ट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप बात करते हो ओपन सोसाइटी की, खुले समाज में, तो वहाँ पे जो संघर्ष होता है वो सामने आता है खुल के। मीन्स जहाँ पे लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लाइटली लेते हैं, चीज़ों को सबके सामने रखते हैं, वहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता होती है, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होती है, तो वहाँ पे संघर्ष भी सामने आता है खुल के। वहाँ पे संघर्ष भी आप सामने रख सकते, लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हो कि हाँ, हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। जैसे कि हमने बात करी मजदूरी बढ़ाने के लिए, अगर कोई आंदोलन कर रहा है या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए या अपने विचार सामने रखने के लिए सरकार के पास, तो वो जो सोसाइटी होती है वहाँ पे शांति और सुधार की संभावना ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, खुले समाज में संघर्ष खुलकर सामने आता है जिससे शांति और सुधार संभव होता है। बट जब आप बात करते हो बंद सोसाइटी की या कठोर समाज की, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लाइक चाइना या रशिया या और भी ऐसी कंट्रीज के आप एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ पे उतनी फ्रीडम नहीं होती, लोग खुल के बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, उनके क्या विचार है नहीं, जो राज्य के हित में है, जो राज्य के लीडर के हित में है, उसी तरह की बातें भी आप बोलोगे, उसी तरह के काम भी आप करोगे, उसी तरह के आप विचार भी रखोगे, उससे बिल्कुल हट के आप नहीं रख सकते। तो उस तरह की सोसाइटी में जो संघर्ष है उसको दबा दिया जाता है। जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, तो वहाँ पे संघर्ष की कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संघर्ष को दबा दिया जाता है। आप कई केसेस सुनते होंगे चाइना, रसिया या इस तरह की कंट्रीज में, कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला हुआ है या उनके विरोध में कोई बातें कर रहे हैं, तो या तो वो दिखते नहीं है या तो उन्हें गायब कर दिया जाता है। मतलब आप अपने सरकार के प्रति विरोध या विपरीत मत नहीं रख सकते। विपक्ष जो होता है वहाँ पे ना के बराबर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के अंदर अगर अपने गवर्नमेंट के प्रति कोई विपरीत मत है या वो उनके पक्ष में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाद में चीज़ें धीरे धीरे सामने आती हैं विस्फोटक के रूप में। मतलब वही संघर्ष जिसे दबाया जा रहा है वो बाद में विस्फोटक के रूप में सामने आता है, जिससे क्रांति या बहुत बड़ा कुछ रेवोल्यूशन देखने को मिलता है उस सोसाइटी में।
अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, सामूहिक एकता और संघर्ष। मतलब संघर्ष का क्या रोल होता है समूह की एकता में। देखो, अकॉर्डिंग टू लेविस कोजर, जो बाहरी संघर्ष होते हैं वो समूह की आंतरिक एकता को मजबूत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल इसराइल एज अ कंट्री इतना ज़्यादा यूनाइटेड, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन कैसे है? वो है बाहरी संघर्षों की वजह से। मतलब बाहरी देश जो उस पर अटैक करते रहे हैं, इस कारण वहाँ के लोगों में आपसी एकता इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, वहाँ पे सॉलिडेरिटी बहुत ज़्यादा है, सोशल कोहेजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अन्य देशों की तुलना में। अर्थात कोजर के अनुसार जो बाहरी संघर्ष होता है वो समूह की जो आंतरिक एकता है उसको मजबूत करता है। और जब हम बात करते हैं भीतरी संघर्ष की, यदि अगर उसे सही रूप से सुलझा दिया जाए, मतलब अगर आपके देश में आंतरिक जो संघर्ष है उनको सही से सॉल्व कर दें, तो वो चीज़ें नए विचारों, परिवर्तनों आदि को जन्म देती हैं। मतलब देखो, अगर सोसाइटी में संघर्ष देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, या तो वो वास्तविक होगा या तो नॉन रियलिस्टिक होगा। अवास्तविक है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। बट जो वास्तविक तरह के संघर्ष इंटरनली देखने को मिलते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है कि हमें इस चीज़ की मांग है, या आपके इस नियम के प्रति हम विरोध प्रकट कर रहे हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे लोग विरोध प्रकट करते हैं, कहीं पे लोग आपको सपोर्ट में रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर सही तरीके से, सही रूप से देखा जाए, हैंडल किया जाए, तो कुछ ना कुछ नया विचार आपको सामने आएगा, नए परिवर्तन आपकी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। कोजर संघर्ष को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि जब कोई बाहरी खतरे सामने आते हैं तो जो देश है वो एकजुट हो जाता है, वहाँ पे आंतरिक मतभेद कम हो जाते हैं और समूह की एकता है वो बनी रहती है या और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, इससे पहले जो भी चीज़ें हो रही थी पॉलिटिकल मतभेद आपको देखने को मिल रहे थे, बट ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ या जब आतंकवादियों ने हमला करा था पहलगांव में, उस टाइम पे हमारे पक्ष विपक्ष सारे नेता एकजुट हो गए। मतलब जब बाहरी खतरे सामने आते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आती है, तो वो समूह की आंतरिक एकता को मजबूत बनाती है। या आप एग्जांपल ले लो, अमेरिका में 9/11 जब हमला हुआ था तो वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे लोग एकजुट हो गए थे और उन्होंने बोला था कि हाँ, हम आतंकवाद यानी बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक साथ मिल के डट के सामना करेंगे। और अगर हम बात करें इंटरनल संघर्ष की, भीतर का संघर्ष, इसको अगर सही रूप में सुलझाया जाए तो हमने क्या बात करी, नए विचार और परिवर्तन को ये चीज़ें जन्म देती हैं। कैसे? वो ऐसे कि मान लो ये समूह है, ठीक है? अगर समूह में एक्सटर्नल संघर्ष है तो समूह की एकता को बढ़ाएगा, बट अगर समूह में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आंतरिक संघर्ष हो रहा है, तो उसके कोई तो रीज़न होंगे। समाज में, समूह में क्यों कहीं भी प्रदर्शन हो रहे हैं या कोई भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रही हैं, उसका रीज़न पता करना पड़ेगा। समाज में कहाँ, क्यों, किस वजह से इस तरह के विरोध देखने को मिले हैं, मीन्स कहाँ पे अन्याय हो रहा है या कहाँ पे समस्याएं हैं। अगर समाज में कहीं समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दलित आंदोलन या महिला आंदोलन, भारत में आपने बहुत ये आंदोलन देखे होंगे। ये क्या बताता है कि समाज में भेदभाव या असमानता देखने को मिल रही है, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है समाज की। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो ये बताती है कि सोसाइटी में इन इन जगहों पे इस तरह की समस्याएं हैं। चूँकि सोसाइटी हम लोगों की कैसी है? लोकतांत्रिक है, मतलब खुला समाज है, ओपन सोसाइटी है। तो यहाँ पे संघर्ष को खुलकर सपोर्ट किया जाता है, संघर्ष को एक्सेप्ट किया जाता है। और ऐसी स्थिति में ये क्या करती हैं, समाज की समस्याओं को उजागर करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में नवाचार, परिवर्तन या कुछ चेंजेस आते हैं। अब इन दोनों आंदोलनों के कारण क्या हुआ? कानूनी सुधार हुए, लॉ बनाए गए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, इन सबों को संविधान के तहत समानता का अधिकार दिया गया। जिसके बारे में हमने बात करी वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि भीतर का संघर्ष यदि सही रूप से सुलझाया जाए, मतलब अगर आपके सोसाइटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है, सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है, तो उसको देखो, सुनो, समझो, उसको सुलझाने का प्रयास करो। अगर वो चीज़ें सही हैं, सही रूप से सुलझाई गई हैं, तो वो नए विचार, परिवर्तन को जन्म दे सकती है।
और बाह्य संघर्ष के बारे में तो हमने बात कर ही ली, वो समूह की आंतरिक एकता को मजबूत करता है। मीन्स सोशल कोहेजन जो है, ग्रुप की सॉलिडेरिटी जो है, उसको बनाए रखता है। तो अगर कहीं पे ये कोटेशन आ रही है कि बाहरी संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करती है, ये किसने बोला है? तो ये किसने बोला है? कोजर ने, लेविस कोजर ने। या संघर्ष जो है वो तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। मीन्स अगर आपकी सोसाइटी में तनाव है, मीन्स आंदोलन या स्ट्राइक या इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मीन्स आपकी सोसाइटी में संघर्ष है। और संघर्ष जो होता है वो तनाव को बाहर निकालने का एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है। जब दो लोग अपनी असहमति व्यक्त करें कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, तो वो एक तरह से अपनी दबी हुई जो भावनाएं हैं, मीन्स वो भावनात्मक जो तनाव है उसको कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो सोचते क्या हैं। और इससे क्या होती है, उनके जो अंदर की असंतोष की भावना है वो खुलकर सामने आती है, कुंठाग्रस्त नहीं होते हैं वो। और इससे समाज अधिक स्थिर बनता है। ना कि आप संघर्ष को जब दबा दोगे तब वो स्थिर बनेगा, नहीं, उससे ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेंगी। जिसके बारे में हमने बात करी कि जब तानाशाही शासन व्यवस्था में लोग अपने विरोध को प्रकट नहीं कर पाते, अपने तनाव को प्रकट नहीं कर पाते खुल के, तो वो चीज़ें ज़्यादा विस्फोटक के रूप में सामने आती हैं। मतलब संघर्ष या तनाव सामाजिक व्यवस्था की जो कमियां हैं उनको उजागर करता है। और इससे क्या होता है, सुधार और सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब समाज को और अधिक न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बनाया जाता है। किसके हेल्प से? संघर्ष के हेल्प से। मीन्स संघर्ष क्या है? तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया है। और ये फेमस कोटेशन किसकी है? लेविस कोजर की। कोजर के विचारों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कोजर और अन्य विचारकों से उनकी तुलना। देखो, जॉर्ज सिमेल और कार्ल मार्क्स से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। देख लेते हैं कार्ल मार्क्स और कोजर के विचारों में क्या अंतर है। देखो, कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो वो समाज में संघर्ष को वर्गों के बीच शोषण का परिणाम मानते हैं। मीन्स जब वर्गों के बीच में ये जो शोषण हो रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप संघर्ष का जन्म होता है। और इस संघर्ष के कारण क्रांति अनिवार्य है, ऐसा मानना है कार्ल मार्क्स का। उनका मानना था एक शासक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग, इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष होता है। मीन्स संघर्ष समाज में वर्गों के बीच जो शोषण होते हैं उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। और वहाँ पे जब ये शोषण होता है तो क्रांति अनिवार्य देखने को मिलेगी। सेकेंड, अगर हम बात करें टॉलकिट पार्सन्स की, इनका क्या मानना था कि संघर्ष सामाजिक अव्यवस्था है और उसे रोका जाना चाहिए। मतलब समाज की जो एक व्यवस्था है, देखो टॉलकिट पार्सन्स जो हैं वो सामाजिक व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ बात करते हैं। तो जब सामाजिक व्यवस्था के बारे में ये बात करते हैं, इनका मानना है वहाँ पे कुछ फिक्स तरीके के पैटर्न हैं, उसी तरह से हमें व्यवहार करना है। अगर उस तरह के व्यवहार हम नहीं करते, मतलब हम समाज के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और ऐसे व्यवहार समाज की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, मीन्स समाज में अस्थिरता लाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, संघर्ष जो है सामाजिक अव्यवस्था बनाता है और इसलिए संघर्ष को रोका जाना चाहिए। मीन्स समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सामंजस्य और संतुलन आवश्यक है, ना कि संघर्ष। इसलिए संघर्ष को रोका जाना चाहिए। बट इन द अदर हैंड, लुईस कोजर क्या मानते हैं, संघर्ष बिल्कुल सामान्य सी बात है और अगर इसे ठीक प्रकार से प्रबंधित किया जाए तो वो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। मतलब ये सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, सोसाइटी में एकता बना सकता है। मतलब अगर मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट आपकी सोसाइटी में दिख रहा है तो वो समूह की एकता को, ग्रुप कोहेजन को बढ़ाता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।